हेलो फ्रेंड्स, यह जस्ट क्रैकेट की मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर पर बेस्ड सीरीज और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट। और हमारा मोटिव ये है कि इस चैप्टर के अंदर एमओपी के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम्स में कितनी बार आ चुका है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू whom। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, और पार्लियामेंट भी आ जाता है ऑप्शन में कई बार। अगर ये दोनों चीजें ऑप्शन में ना हो तो दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर एक्सरसाइज्ड बाय हिम। हमने सेकंड चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन फॉर्मली फॉर्मली वेस्ट्स इन प्रेसिडेंट, और एक्चुअली कौन इनको एक्सरसाइज करता है इस एग्जीक्यूटिव पावर को। एक्चुअली इट इज एक्सरसाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज हेडेड बाय पीएम। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करते हैं। इसमें देखते हैं अब कौन सी इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रांजेक्शन ऑफ रूल्स हैं, सॉरी ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं 1961, वो ये कहते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट को जितना भी बिजनेस अलॉट हुआ है, इट इज टू बी डिस्पोज्ड बाय जनरल और स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ whom। दिस इज द क्वेश्चन। तो टीओबी के अकॉर्डिंग सारा बिजनेस जो भी डिपार्टमेंट को अलॉट होगा वो कौन डिस्पोज करेगा, वो डिस्पोज करेंगे मिनिस्टर इन चार्ज। एक्सेप्ट अगर उन्हीं रूल्स के अंदर अगर स्पेशली लिखा है कि कोई और अथॉरिटी जो है उस पावर को एक्सरसाइज करेगी, अगर रूल में स्पेशली लिखा हुआ है। अदरवाइज जो सारा का सारा बिजनेस है किसी भी डिपार्टमेंट को अलॉटेड, वो बिजनेस को डिस्पोज करने का काम मिनिस्टर इंचार्ज का है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रोबेबल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अगर सब्जेक्ट केस का जो सब्जेक्ट है वो एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट, एक से होगा तो फिर तो मिनिस्टर इंचार्ज को डिस्पोज कर देंगे। अगर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट, मोर देन वन डिपार्टमेंट से वो कंसर्न करता है वो केस का सब्जेक्ट, तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा, ओनली आफ्टर सच डिपार्टमेंट्स हैव कंकर्ड, यानी कि कंकरेंस के बाद ही। यानी सब्जेक्ट मैटर अगर 3-4 डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो 3-4 डिपार्टमेंट को कंकर करना होगा। अगर ये कंकरेंस नहीं होता है, फेलिंग सच कंकरेंस, तो अ डिसीजन देयरऑन हैज बीन टेकन बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कैबिनेट और कैबिनेट कमिटी। कंकरेंस नहीं होता है तो मैटर जाएगा कैबिनेट या फिर कैबिनेट कमिटी के पास। ओके, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैव बीन डेलीगेटेड टू अथॉरिटीज। ये सब जनरल सी चीजें हैं। बेसिकली हमें सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है जिसके ऊपर की क्वेश्चन बन सकता है। खैर, टीओबी आपको क्यों पढ़ना है, ताकि आपको पता चले क्या प्रोसीजर फॉलो करना है एंड हु द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज। ये दोनों चीजों के लिए टीओबी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, पावर्स हैव जनरली बीन डेलीगेटेड टू। अब सारा का सारा काम मिनिस्टर तो नहीं कर सकते, तो मिनिस्टर की तरफ से पावर जो है वो आगे डेलीगेटेड होती है या तो सेक्रेटरी को या हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, जो कि डीएस या डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर हो सकते हैं। देखो, सेक्रेटरी इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। आई होप कि आप सब लोग पीडीएफ लेकर बैठे हो ताकि सही जगह पे सही चीजें लिख पाओ और मार्क कर पाओ। इसके बाद है एचओडी, हु इज डीएस या फिर डायरेक्टर लेवल ऑफिसर। और इसके बाद है एचओओ, जिस हेड ऑफ ऑफिस, विच इज अंडर सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर। अगर इनसे रिलेटेड केसेस है, केसेस इनको पुटअप करने हैं या फिर इनके अप्रूवल लेना है, तो फाइल पे प्रोसेस होगा केस, ऐसा पॉइंट नंबर 1 में लिखा है और ये बात आपको पहले से ही पता है। सेकेंड पॉइंट के अंदर है कि अगर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऐसी है कि इसके अंदर जो वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इस पर्टिकुलर किसी भी डिपार्टमेंट की डेलीगेशन ऑफ पावर से भी बाहर है, तो इंटरमिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन करोगे। ये भी चीज हम पढ़ चुके हैं। और इस तरीके की कमिटीज भी बनाई जा सकती है, जैसे स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी हो गई, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी हो गई, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रूवल कमेटी हो गई, और प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम। इन सब कमिटीज का मेमोरेंडम भी बनाया जा सकता है। तो इन सब कमिटीज का जो मेमोरेंडम होगा, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस और बाकी बातें लिखी होंगी इंपॉर्टेंट जो भी है, ये जो मेमोरेंडम है ये किसके इंस्ट्रक्शन से बनाना है, तो इस मेमोरेंडम को बनाने के जो इंस्ट्रक्शंस है वो इशू करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
ये है क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर ऐसा डिसीजन है जिसके अंदर अप्रूवल लेना पड़ रहा है कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज का, यानी एक सेक्रेटरी नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी का अप्रूवल चाहिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का अप्रूवल चाहिए, यानी सब्जेक्ट मैटर जो है वो सिर्फ एक मिनिस्ट्री का नहीं है, वो 3-4 मिनिस्ट्रीज का ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का अप्रूवल चाहिए हो सकता है, कैबिनेट कमेटी का अप्रूवल होना चाहिए हो सकता है, या फिर कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए हो सकता है। तो अगर इस तरीके का कोई केस है तो कौन सी गाइडलाइंस यूज होंगी, तो गाइडलाइंस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की अडॉप्ट की जाएंगी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इंस्ट्रक्शंस जो है वो किस चीज़ के लिए है, वो थे मेमोरेंडम बनाने के लिए, अगर इन सारी कमिटीज के लिए मेमोरेंडम बनाना है। और दूसरी चीज़, अगर सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स, कैबिनेट, इन सब के अप्रूवल की बात हो रही है, तो इन सब के लिए जो गाइडलाइंस फॉलो करनी है वो फॉलो करनी है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा इशू की गई गाइडलाइंस, कैबसेक के द्वारा जो गाइडलाइंस इशू की गई वो यूज करनी है। आप देखो कौन से तरीके के केसेस के अंदर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन जरूरी होती है, ये है यहाँ पर। तो फाइनेंशियल मैटर्स के लिए इट इज वेरी इजी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भाई पर्सनल मैटर्स है, बंदों से रिलेटेड मैटर्स है, ऑफिसर्स से रिलेटेड मैटर है, उनकी सर्विस, उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मैटर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस को कंसल्ट करोगे। इसके अलावा ऐसे कोई प्रपोजल है जो कि लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, मेकिंग ऑफ रूल्स, ऑर्डर, प्रिपरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी एंटर्ड इनटू बाय द गवर्नमेंट को किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करना है। ठीक है, लेजिस्लेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है अगर, तो किसको आप कंसल्ट करोगे, लीगल अफेयर, लॉ एंड जस्टिस को। इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस से रिलेटेड अगर मैटर है तो ऑफकोर्स एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री के पास जाएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए प्रॉपर एक मिनिस्ट्री ही है, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। और इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर पॉलिसीज वगैरह बनाने का काम किसका है, नीति आयोग का काम है, तो इसलिए इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर अगर कंसल्टेशन लेना है तो नीति आयोग को कंसल्ट करोगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे देखते हैं हम क्या इन्फॉर्मेशन इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको एक बार रीड कर लेना, इसमें से कुछ आपको मिलेगा नहीं इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने लायक। हम सीधा बढ़ते हैं 4.7 पर, और इसके अंदर क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन वेदर इट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट और कैबिनेट या कमिटी ऑफ द कैबिनेट और इज विद इन द पावर ऑफ मिनिस्ट्री या सेक्रेटरी, मिनिस्टर और सेक्रेटरी। भाई डिसीजन मेकिंग कब होएगा, अगर हम ये देखेंगे कि केस जो है वो किसके अप्रूवल से रिजॉल्व होगा, कि भाई पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए, या फिर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट खुद ही एफिशिएंट है, या फिर खुद ही उसके पास इतनी पावर है कि वो उसको खुद ही रिजॉल्व कर लें। तो इसके लिए डिसीजन 10 डिसीजन मेड इन द गवर्नमेंट, डिसीजंस जो है वो अलग अलग तरीके से उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। दिस इज अ प्रोबेबल क्वेश्चन कि किन किन कैटेगरी के अंदर डिसीजन मेकिंग को बांटा गया है। तो उसमें से पहला है, कुछ हो सकते हैं लेजिस्लेटिव प्रपोजल, कुछ हो सकते हैं पॉलिसी इश्यूज, और कुछ हो सकते हैं इन दोनों के अलावा जो कि मिनिस्ट्री के पास डेलीगेटेड पावर के अंदर हो गए। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस देके वो चौथा ऑप्शन खुद भी बना सकते हैं और फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा वाला डिसीजन जो है वो कैटेगरी में नहीं आता, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस। ओके, तो इसमें हो गए लेजिस्लेटिव प्रपोजल, पॉलिसी इश्यूज, और इनके अलावा जो डेलीगेटेड पावर थे किसी मिनिस्ट्री की। इसके बाद देखो कि डिसीजन मेकिंग, कौन से केस की डिसीजन मेकिंग यहाँ पर ये दिखा रखी है। लेजिस्लेटिव मैटर अगर है तो मिनिस्ट्री अकेले तो डिसाइड नहीं कर सकती उसको, मिनिस्ट्री के अंदर सिर्फ क्या होगा, मिनिस्ट्री के अंदर सिर्फ उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, उसके प्रोज एंड कॉन्स, इफ्स एंड बट्स, एवरीथिंग डिटेल्ड एनालिसिस जो होगा वो डिपार्टमेंट के अंदर वो उसको करेंगे, एक प्रपोजल बनाएंगे। ठीक है, खैर उसके अलावा कंसल्टेशन की जाएगी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, स्टेट गवर्नमेंट अगर स्टेक होल्डर है उसके अंदर तो। ठीक है, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्ट किया जाएगा, फिर एक प्रपोजल बनेगा, एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल बनेगा। लेजिस्लेटिव प्रपोजल बनने के बाद जितने भी मिनिस्ट्रीज से ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है तो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस की जाएंगी। फिर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन करने के बाद एक सेल्फ कंटेंट नोट के साथ उसे कैबिनेट में भेजा जाएगा, उसका अप्रूवल लिया जाएगा, कैबिनेट या फिर कमिटी ऑफ द कैबिनेट का अप्रूवल। कैबिनेट के बाद वो चीज़, वो जो आपका प्रपोजल है वो जाएगा पार्लियामेंट के पास, अगर पार्लियामेंट का अप्रूवल नीडेड है, अदरवाइज कहानी ही खत्म हो जाएगी। बट अगर पार्लियामेंट का भी अप्रूवल नीडेड है तो फिर वो बिल की फॉर्म में पार्लियामेंट के पास जाएगा। पार्लियामेंट का अप्रूवल अगर हो जाता है, ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, तो फिर वो जाएगा आपके प्रेसिडेंट के पास, ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट।
फिर गया वो प्रेसिडेंट के पास। तो ये पूरा वर्क फ्लो है डिसीजन मेकिंग का, अगर लेजिस्लेटिव मैटर के ऊपर डिसीजन लेना है तो। ठीक है, अब ये जो वर्क फ्लो है ये पूरा देख लेना एक बार, उसको दोबारा से रीड कर सकते हो। ये स्टेप्स की फॉर्म में आ सकता है एग्जाम के अंदर, आपको हो सकता है स्टेप्स लगाने को दे दिए जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अब डिसीजन तो हो गया, डिसीजन की एफिशिएंसी के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। डिसीजन एफिशिएंट कब माना जाएगा, जब वो टाइमली हो जाए, है ना। तो एफिशिएंसी डिसीजन मेकिंग को एंश्योर करने के लिए हमारे पास CSMOP है। CSMOP इट एम्स टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसी एक्सेप्टेबल इंफॉर्मेशन तो नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ। और ये आपके चैप्टर का लास्ट पेज। इसके अंदर है कि जो डिसीजन मेकिंग जिसके ऊपर की पूरा चैप्टर बेस्ड है, उस डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए CSMOP के कौन से प्रोविजंस फॉलो करने चाहिए किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को। इसमें सिर्फ हम एक्सट्रैक्टेबल इन्फॉर्मेशन निकालेंगे फिर से। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है जो कि पहले पॉइंट के अंदर आती है, वो है टाइमलाइन से रिलेटेड। बट टाइमलाइन इज कि कितने टाइम में रिव्यू करना चाहिए लेवल ऑफ डिस्पोजल का। लेवल ऑफ डिस्पोजल यानी जो केस है वो किसके लेवल पे जाके डिस्पोज होगा, अंडर सेक्रेटरी के लेवल पे या DS के लेवल पे या और किसी हायर ऑफिसर के लेवल पे। और नेक्स्ट इज चैनल ऑफ सबमिशन। हमने ये भी पढ़ा था कि चैनल ऑफ सबमिशन जो है वो मैक्सिमम 4 होना चाहिए। लास्ट मिनट रिवीजन वाली वीडियो के अंदर एक टाइमलाइन की वीडियो मैंने डाली हुई है MOP की, उसके अंदर सारे टाइमलाइंस हैं। तो ये जो लेवल ऑफ डिस्पोजल और चैनल ऑफ सबमिशन का रिव्यू है ये कितने टाइम में होना चाहिए, ये 3 ईयर्स में एक बार जरूर होना चाहिए। ओके, तो ये रहा देखो, रिव्यू एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर्स, इसको अंडरलाइन कर लेना जरूर। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर चैनल ऑफ सबमिशन वगैरह सब पढ़े होने चाहिए। फिर आ जाओ, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शैल आइडेंटिफाई द वर्क दैट कुड बी हैंडल्ड इन मोर इफेक्टिव एफिशिएंट मैनर। कुछ एक्सट्रैक्टेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतनी ही एक्सट्रैक्टेबल इन्फॉर्मेशन आई है। और आगे देख सकते हो E-ऑफिस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़े। और आगे आ जाते हैं, every ministry department as well as their attached and subordinate office shall strengthen central registry unit by meeting human resources and infrastructure need for functioning of digital secretariat। वही जो आपका सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट है वहीं पर सारी डाक आके और डिजिटलाइज होके सारी मिनिस्ट्री के पास जाएगी, पूरे मिनिस्ट्री के सारे सेक्शंस के पास जाएगी, तो बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेज हो पाएगी और कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। तो इसलिए डिजिटल सेक्रेटेरिएट की फंक्शनिंग को बेटर करने के लिए जो सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट है सबसे पहले उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि उसमें जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड है उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। आप सोच सकते हो कि इस पोर्शन में से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिसीजन मेकिंग में एफिशिएंसी लाने के लिए CSMOP के कौन से प्रोसीजर, कौन से प्रोविजंस को कंप्लाई करना चाहिए। तो इसके इजीली ये जो 4 पॉइंट्स है इनके अंदर से इजीली 3-4 ऑप्शंस बन सकते हैं। कि ये हो सकता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिव्यू ऑफ लेवल ऑफ डिस्पोजल इन 3 ईयर्स, तो हो सकता है वो यहाँ पर ये लिख दें कि रिव्यू ऑफ वर्क एलोकेशन इन 3 ईयर्स, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेंथनिंग द CRU, स्ट्रेंथनिंग द CRU की जगह वो कुछ और भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग द पर्सनल स्टाफ सेक्शन ऑफ द ऑफिस, तो वो गलत हो जाएगा वहां पे। तो इसलिए ये सब चीजें वर्ड टू वर्ड पढ़नी बहुत जरूरी है ताकि आपको उसी फॉर्म में वो याद रहे। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।